मेंढक यात्रा कहानी है। मेंढक यात्रा लेखन किया है प्रथम बुक कार्तिक शंकर ने, चित्रांकन किया है माया रामेश्वरी ने, अनुवादन किया है अनु मलिक ने। पेड़ पे रहने वाला छोटा सा मेंढक फ्लोटस नीला समुद्र देखना चाहता है। समुद्र जंगल के बीचों बीच खड़े बड़े पेड़ वाले उसके घर से बहुत दूर हैं। फ्लोटस के साथ पश्चिम घाट की रोमांचकारी यात्रा करिए, जहां मजेदार, मोटे और चौंका देने वाले प्राणियों की भरमार है। एक वन्य जीवन वैज्ञानिकों की संवेदनशील परख से ओतप्रोत यह जंगली कथा आपका मन लुभा लेगी। आइए हम देखते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं। और संजीव जी ने चित्रांकन किया है, उसमें इस कहानी में 4 चांद लगा दिए हैं। हमारी कहानी जो है वो एक मेंढक की कहानी है। आपको पहले बता चुके हैं कि मेंढक की यात्रा। बच्चों को बहुत मजा आने वाला है इस कहानी में, क्योंकि प्यारी सी अच्छी सी स्टोरी है। ठीक है, चलिए मिलिए पेड़ पर रहने वाले फ्लोटस मेंढक से। फ्लोटस, जिसे कुछ दोस्त पात बैग के नाम से भी जानते हैं, उसका परिवार पिछले सैकड़ों सालों से बड़े पेड़ के नीचे नहीं उतरा। फ्लोटस, जिसे प्यार के उसके दोस्त मिंडकू कहते हैं, पैदा होने के बाद से जिंदगी में कभी भी बड़े पेड़ से नीचे नहीं उतरा था। उसके पिता, माँ, दादी, दादा और यहाँ तक कि परदादा परदादी भी कभी बड़े पेड़ से नीचे नहीं उतरे थे। और उनसे कहीं पहले की बात है तो कोई नहीं जानता। मिंडकू के परिवार को तो बस यही याद है कि वे लोग सदा से उसी बड़े पेड़ पर रहते आए हैं। वह उसी पेड़ के छेद में इकट्ठा हुए पानी में पैदा हुआ था, और जब वो बहुत बड़ा हुआ था तो उसी पानी में छप छप करता हुआ घूमता था। उससे पहले उसके पिता ने भी ऐसे ही पानी में छपछपाते थे। कभी कभी दूसरे मेंढक उसका इस बात पर मजाक उड़ाते थे कि वे तो कभी बेगची डेढ़-पोल मेंढक का नन्ही मछली जैसा दिखने वाला बच्चा बना ही नहीं था। तुम बेगचनी नहीं बने, तुम तो बेगचनी बने ही नहीं, वे नारे लगाते थे। लेकिन मिंडकू पेड़ पर रहने वाले मेंढक था और उसे इस बात का गर्व था। बड़ा पेड़ 16 के घने अंधेरे और नमी भरे जंगल के बीचों बीच था। वहां हमेशा ओस टपकती और फफूंद की गंध भरी रहती थी। 16 के गर्म जंगल और घास के मैदान, सर्द मैदान। 16 का जंगल एक घाटी के पेंदे में टिका हुआ था और लहराती घास से ढकी हुई पहाड़ियों से घिरा था। 16 के जंगल की पतली सकरी पट्टियां सांप की तरह बल खाती हुई पहाड़ी ढलानों पर चढ़ती हैं, जहां बरसाती धाराएं बहती हैं। घास के मैदानों में मौसम चाहे कितना भी कठोर हो जाए, 16 के अंदर मौसम हमेशा ठंडा रहता। मिंडकू के पिता कहते थे कि घास के मैदान बड़े ही कठोर है, वहां दिन में जला देने वाली गर्मी होती है और रात को बर्फ की तरह जमा देने वाली ठंड। लेकिन हमारे 16 में हमेशा शीतल और नम रहता है, इसलिए हमेशा यही रहना चाहिए। मिंडकू और उसके दोस्त अपनी दुनिया के बारे में बातचीत करते हैं। भवानी, बगीतापाल, सिसपरा, नादुगानी, मंडुक पल्ले, 16 और कुछ आसपास की जगह। मिंडकू इन सभी के नामों सुनता है और उसे पता नहीं है कि ये जगह कहाँ है, लेकिन उसके कुछ दोस्त काफी घूम चुके हैं। एक बारबल चिड़िया हर साल हिमालय से उड़कर आती है, उस पश्चिम घाट के चप्पे चप्पे के बारे में बताता है। पश्चिम घाट का एक छोटा सा हिस्सा नीलगिरी था, जिसका एक भाग मुकुरती था, जिसका नन्हा सा टुकड़ा था सिसपरा, जहां पर पेड़ खड़ा था। मिंडकू ने दुनिया देखने की ठानी। अपने दोस्तों से बड़े ही नीले समुद्र के बारे में सुनते ही मिंडकू ने देखने का इरादा बन कर लिया। उसके मेंढक दोस्त उस पर हंसे। वारवल ने बताया कि बड़ा नीला समुद्र तो उस समुद्र के सामने कुछ भी नहीं जो बहुत पहले सर्दियों में यूरोप में आते समय उसने देखा था। लेकिन मिंडकू ने जाने के लिए कमर कस ली थी और एक सुबह वह पेड़ की डाल से दूसरी डाल पर कूदता नीचे उतरा। वह धीरे धीरे नीचे की ओर सरका। उसके पंजों की गद्दियां पेड़ की छाल को पकड़े थी। आखिर वह जमीन पर पहुंच गया। नम मिट्टी सूखे पत्तों से ढकी थी। झुंझुदार ससराता हुआ उसके पास से गुजरा। आसमान नीचे घोंगे और झिल्लियां रेंग रहे थे। मिंडकू का जी तो किया कि फौरन बड़े पेड़ पर बने सुरक्षित घर में लौट जाऊं, लेकिन वह
फुदकता हुआ सोलह के जंगल की बाहर की छोर चल दिया। वो जंगल में जा रहा था क्योंकि उसे जाने की ठान ली थी। बाहर खुले में जैसे वह रोशनी के पास पहुंचने लगा, मेंढकू का दिल तेज धड़कने लगा। मुझे क्या मिलेगा? क्या यही दुनिया खत्म होगी, या मेंढक का यह स्वर्ग है, या भोजन ही भरमार है? आखिर जब वह पहुंचा तो पाया कि वहां धुंध ही धुंध छाई थी, धुंध ही भरी थी। नम चादर घास के मैदान से पसरी थी। मेंढकू कुछ देख नहीं पा रहा था। उसने बहुत दूर कहीं मेंढक के टटराने की आवाज सुनी। पहली बार उसने धीरे से घास के मैदान पर कदम रखा। ठंड ने उसे हैरान कर दिया। वहां चारों ओर ठंड हवा थी, जमीन पर ओस जमी हुई थी और डाल के नीचे पत्तों की परत की सुख्त गुनगुनाहट, जहां बस सूखी घास की सरसराहट थी। जरा सी देर के लिए धुंध छटी और मेंढकों ने बहुत हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। सामने का पूरा पहाड़ नीला है। वह गुरंजी के कालीन से ढका हुआ था। गुरंजी की एक छोटी झाड़ी है जिसे 12 साल में सिर्फ एक बार फूल आते हैं, और 16 के छोर पर बुरास के ऊंचे पेड़ों का चटक लाल रंग के फूल खिले थे। बूफो को साथ मुठभेड़। जैसे मेंढकू पहाड़ के नीचे आया, तेजी से बहते हुए पानी की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ ही मिनटों में वह पतली धारा पास पहुंच गया जो छोटी सी पहाड़ी के नीचे उतर रही थी। इसके बीच में छोटी चट्टानों को भरे कोनों में बड़ा सा मेंढक बैठा था जिसे मेंढक ने आज तक नहीं देखा था। मोटे सेठ या भूम्बो मेंढक मस्त और संतुष्ट दिख रहा था। अंडों से भरी एक लंबी झिल्ली पानी में तैर रही थी जिसमें से जल्दी ही नन्ही मुन्नी बुफो बेगचियां निकल आएंगी। बुफो और उसके रिश्तेदार सारे देश में पाए जाते हैं। मैदानों, जंगलों में, शहरों में, गुफाओं में हर जगह दिखते हैं। अजी मेंढक साहब, क्या आप इस दलदल में रहते हो? मेंढक ने पूछा। मैं एक बेक यानी टोड हूं, मगिल्लू, बूफो ने बड़ी अदा से कहा। मैं हर जगह रहता हूं। सेली एक घास के मैदान रहने वाले गिरगिट। सेली का जी घास के मैदान में लगता था, बाग बगीचे में रहने वाले दूसरे गिरगिट रिश्तेदारों की तरह। सेली एक भी जब चाहे रंग बदल देती थी। जब मेंढकू उसके पास पहुंचा तो वह हरे भूरे रंग बनकर अपने पीछे खड़ी घास जैसी हो गई। कुछ समय बाद उसे विश्वास हो गया कि नन्हा मेंढक उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वह फिर नजर आने लगी। नमस्ते, कैसी हो? मैं पेड़ पर रहने वाला मेंढक हूँ। मैं नीले समुद्र की खोज कर रहा हूँ, मेंढकू ने कहा। आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ, सैली बोली। छलांग मारती हुई पहाड़ों की चोटी पर पहुंच गई। मेंढक भी जल्दी से कूदता उसके पीछे चला। उस पहाड़ी से नीचे उतरना, दूसरी पहाड़ी पर चढ़ना, दूसरे नीचे उतरना, फिर नदी को साथ साथ चलते जाना, फिर छोटी पहाड़ी को चढ़कर तुम समुद्र तक पहुंच जाओगे। देखो, उसने बताया। घास के मैदान का सांप अब्दुल्ला मेंढक को जल्दी कूदता हुआ एक छोटे से रास्ते बगित पपाल घाटी की तरफ चला। वह घास का लुढ़का चट्टानों पर फिसला और कोई स्केटिंग करता हुआ घाटी के एकदम बीच पहुंच गया, जिसे मेंढक सबसे ज्यादा डरते हैं। कुछ इंचों की दूरी लंबी थी। लपकती हुई सांप की जीभ, मुंदी सी आंखें सीधे मेंढकू की आंखें झांक रही थी। मेंढकू तो डर से बुत बना रहा था, लेकिन घास के मैदान के सांप अहेटुल्ला के लिए आज बहुत बढ़िया दिन था। वह अभी अभी एक टोड गड़प कर चुका था और उसे एक हफ्ते तक खाने की जरूरत नहीं थी। वह मजे सरकता मेंढकू के पास आया। उसने पूछा, मैं तुम्हारी कोई सेवा कर सकता हूँ? मेंढकू ने अपने सफर का मकसद बताया, जिसे अटुल्ला ने जीभ लपकाकर दाद दी। अटुल्ला ने मेंढकू से कहा, तुम मेरे पीछे पहाड़ों पर तक चलो, वहां से मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। तुम सीधे समुद्र तक पहुंच जाओगे। नीला समुद्र। आखिर मेंढकू ने समुद्र पाया कि सामने घाटी वाली जगह है। आखिर बड़ा, बहुत नीला, बेहद नीला समुद्र उसके सामने था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां आसपास की पहाड़ियों की तरफ फैल रही थी। मेंढकू आंखें फाड़े समुद्र के नीलेपन को बहुत बहुत दूर जाकर, जहां धरती खत्म होती है, वहां आसमान से मिलते देख रहा था। वो फुदकता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह माया नहीं, जो हवा, सूर्य और धुंध है, जादू से बनी है।
और जब वह समुद्र तक पहुंचा तो उसने डरते जिसका पंजे यानी यूं छुआ जैसे समुद्र उसे निगल जाने वाला हो। पानी एकदम ताजा ठंडा, इसे छूने से शांति महसूस हो रही थी। मिंटू ने ऐसा पानी पहले कभी नहीं देखा। धाराओं का पानी तो बुरैया सा बहुत तेजी से भागता था, बहस करता और गिड़गिड़ाता, शैतान बच्चों या गुस्से के पागल बड़ों की तरह। और भी बड़ा समुद्र। पेड़ के मेंढक उस थोड़े से पानी से खुश रहते हैं जो पेड़ के छेदों में तनों में जमा रहता और दो टेढ़ी बोची टहनियों के बीच जमा रहता है। पानी का तुलना में इतना दूर तक फैला पानी तो पूरा ब्रह्मांड ही था। अब तुम कहाँ जाओगे? अहिटूला ने पूछा। पता नहीं, मिंटू बोला। मैं समुद्र देखने आया था और अब मैंने देख लिया, शायद अब मैं घर लौट जाऊंगा। लेकिन अभी भी तो देखने के लिए बहुत कुछ बाकी है, अटूला बोला। उसे पुरखे पश्चिम की इस पहाड़ पर आए थे, अब जैसे ही इसमें से भी बड़ा समुद्र है, और भी बड़ा। मिंटू चिल्लाया, ऐसा कैसे हो सकता है? पश्चिम जंगल संग्रह की ओर वे पहाड़ की चोटी की ओर चलते, लहराते, बखलाते, अठलियों आगे आगे फुदकते। मिंटू उससे जरा ही पीछे। वे पहाड़ की हथेली पर फैला 16 के जंगल पास से गुजरे। 16 के आती दालचीनी जैसी पहाड़ियां, जड़ी बूटी और जानी पहचानी खुशबू, गर्म जोशी, गीलेपन उन्हें पुकारा। 16 एक स्पंज की तरह है जो बरसात के तेज बहाव में सोख लेता है, हर दरार चट्टानों के बीच में जमा रहता है। उसे अपनी हर परत अपने मिट्टी चट्टान में सोख लेता और फिर थोड़ा थोड़ा करके भागती हुई धाराओं के पीछे छोड़ता है। और फिर रुक गया क्योंकि उसके सामने एक पत्थर था, लेकिन वो बड़ा मुलायम, गर्म, लगभग भाप छोड़ता एक अजीब सा गंध वाला पत्थर था। हाथी, अटूला बोला। क्या यह हाथी है? वह बोला। उसे लगा कि उतना शानदार नहीं जितना सोचा था। नहीं बुद्धू, यह तो उसका गोबर है। हाथी तो तुमसे 100 गुना नहीं, शायद 1000 गुना बड़ा होगा। लेकिन वो यहाँ कैसे पहुँचते हैं? हाथी कहीं भी जा सकते हैं, अटूला ने भरे भरे ढंग से कहा और आगे बढ़ गया पहाड़ की चोटी। और तभी बारिश हो गई। बाल्टी भरकर पानी बरस रहा था, से घास के मैदान नई धाराएं बहने लगी। यह बारिश महीने हर महीने होती रहती है। बारिश में भीगता हुआ टोला चिल्लाया। मैं जानता हूँ, मिंटू खुशी से चीखा। उसे बारिश बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन बारिश के रास्ते में फिसलन भरा मुश्किल हो गया। मिंटू किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था, लेकिन मिट्टी और घास के पार कठिन था। बहुत ही कुछ देर बाद पहुंच गए। चारों ओर गाढ़ी धुंध छाई थी। मिंटू ने आह भरी लगता मेहनत बेकार गई, लेकिन तभी धुंध छट गई। रंग बिरंगे उभयचर का खुला मंच, सामने नजारा हैरत अंगेज था। उसने तुलना अभी मिंटू ने जो भी देखा था उसे पेड़, समुद्र, करिंजी, फूल कुछ फीका लग रहा था। धुंध का पर्दा हटा दुनिया का शानदार रंगमंच सामने आया। 3 ढलवा चट्टान चोटी घेरे हुए थे, जिस पर मिंटू का अठुल्ला बैठे हुए थे। वो बेचारों के लिए खुला रंगमंच। अठुल्ला बदबूदाई, तीनों ढलवा चट्टानों हजारों फीट नीचे जिस जमीन जुड़ी थी वह दक्षिण की ओर एक पठार फैली हुई थी। उत्तर की ओर हरे भरे पहाड़ों की शक्ल में ऊंची और ऊंची उड़ती चली गई थी। चीलें टिकरा के भरते चक्कर लगा रही थी। पश्चिम दिशा नारंगी रंग की रंग गई। अस्त होते सूर्य के दृश्य का सुंदर नजारा शांत रोशनी से नहला दिया। जब तक शाम धुंध के लिए बदली और धुंध अंधेरा हुआ, वह छोटी सी पहाड़ी पश्चिम दिशा की ओर बैठे रहे। दूर, बहुत एक दूर रोशनी नजर को झलकी। उस रोशनी के पास समुद्र है, ठुल्ला बोला। वो इस दुनिया के आखिरी छोर तक फैला है। साइलेंट वैली की तरफ उतारी। मिंटू ने इरादा कर लिया कि बड़े समुद्र तक जरूर जाऊंगा, लेकिन ठुल्ला और आगे नहीं जाना चाहता था। उसे अपने साइलेंट वैली का रास्ता दिखा दिया। मिंटू को हैरान था कि उस घाटी के साइलेंट वैली यानी मौन घाटी नाम क्यों कहा जाता है, लेकिन कुछ देर बाद समझ में आ गया कि उसका नाम क्यों है। घाटी में एकदम सन्नाटा छाया रहता है। पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं। ऊपर मौजूद 16 के पेड़ एकदम, और जितना नीचे इस तरफ बढ़ रहा है, पेड़ ज्यादा और ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। एक जादुई दुनिया, दंतेश, फुरमाउथ, उल्लू जैसे अजीब से पक्षी, उसने अजीब जानवर, कभी भी जंगल लंगूरों की हू हू, बंदरों की आवाज़ों से गूंजता रहता था। शाम को चीखों की तरह आवाज़ से भरता था। कुछ नए मेंढक दोस्त बहुत
ऊपर पेड़ों की फनकुली मिंडकों ने सुनियों की आवाज़ ऐसी चिड़ियों बड़े बड़े पर अपने के आसपास दिखाई देती थी। तेज भागते पानी में वाली निकटी मेंढक को देखा। पानी में पत्थर के बीच पसंद कर तेजी से आने वाले पानी के छप्पा के झेली चट्टाने सतह की वे इधर उधर टकराते रहे। धारा में पानी की तरह तीली गीलियां पत्तियों को अंडे देते हैं। तब इसने अजीब आवाज़ सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी। जैसे लगता धरती के पेट से आ रही है। मेंढक की आवाज़ काफ़ी मिलती थी और नहीं भी मिलती थी। Baby, come over, let me kiss you.